नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। मध्य प्रदेश में मंदसौर गोलीकांड में 5 किसानों की हत्या के बाद हिंसा अभी तक नहीं थमी है। अब तक मंदसौर में आग में सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गई हैं, लूटपाट की वारदातें हुई हैं, पुलिस थाने जला दिए गए, पुलिस पर हमला हुआ। हिंसा की इन तस्वीरों के बीच खौफ का क्या आलम था, यह हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कैसे एक बार फिर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा शुरू हो गई, जिसने इस बार मंदसौर जाने की उनकी नाकाम कोशिश देखने को मिली। राहुल गांधी की यात्रा के बारे में आपको बताएं उससे पहले यह सवाल कि मध्य प्रदेश के हिंसक आंदोलन के पीछे किसानों का आक्रोश ही है या फिर आंदोलन की आड़ में उपद्रवी हिंसा का तांडव कर रहे हैं। कल देवास में एक बस पर पथराव और आगजनी की कुछ तस्वीरें आई थी जो बहुत कुछ बयां कर रही थी। ये तस्वीरें साबित करती हैं कि हिंसा के पीछे कोई मास्टरमाइंड हो सकता है। कौन है वो चेहरे जो देवास जैसा डर और खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं? सुलगते मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन की हकीकत बयां कर रही है ये तस्वीर। देवास से गुजरने वाली बस के भीतर सवारी में महिलाएं और बच्चे, लेकिन आंदोलनकारियों को इंसानी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। ये बस पर बरसते आंदोलनकारियों के पत्थरों की आवाज है। सुनिए कैसे किसान आंदोलनकारियों ने बस पर पत्थर बरसाए। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि बस में छोटे छोटे बच्चे थे। ये महिलाएं बच्चे आवाज लगा रहे थे, हमें बख्श दो, हमें नीचे उतरने दो, इन आंदोलनकारियों को भगाओ। किसी भी आंदोलनकारी को महिलाओं बच्चों की परवाह नहीं थी। वो आंदोलन के नाम पर बस पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसा रहे थे। पत्थरों की मार से बस का शीशा चकनाचूर हो चुका था। पंद्रह मिनट तक बस में चीख पुकार मची रही। जिंदगी बख्शने के लिए फरियाद होती रही, लेकिन किसान आक्रोश के नाम पर आंदोलनकारियों ने ऐसा तांडव किया कि इंसानियत सिहर उठी। सुनिए बस ड्राइवर की जुबानी कि बुधवार शाम को देवास में क्या मंजर था। और यहाँ आके गाड़ियों में तोड़ाफोड़ी करी, काफी नुकसान करा, मतलब आग लगा दी गाड़ियों में। महिलाएं हाथ जोड़ रही थी कि हमको निकल जाने दो गाड़ियों में से। बच्चों को ले लेकर खेतों में भग रही थी। महिलाओं बच्चों ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। सवारियों के उतरने के बाद आंदोलनकारियों ने बस का सारा सामान लूट लिया और बस को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये वही बस है जिसमें महिलाएं और बच्चे लगातार अंदर से गिड़गिड़ा रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि भाई आप उन्हें जो है बस में पत्थर ना मारिए, बस के साथ उन्हें ना जलाइए, इस तरह की गुहार करते हुए इसके बाद उन्हें निकाला गया जो है बस से और फिर इस बस को आग के हवाले कर दिया गया। शुक्र इतना है कि किसी की जान नहीं गई, वरना आंदोलनकारियों का इरादा तो यही था। बुधवार शाम आंदोलनकारियों के तेवर ने देवास की सड़क पर अराजकता का काला अध्याय लिख दिया। ये देखिए इस सड़क पर लाइन से खड़ी जली हुई बसें। आंदोलनकारियों ने लाखों की बसों का क्या हाल किया, ये भी देखिए इस तस्वीर में। मध्य प्रदेश के देवास में स्थित न्यूरी फाटा पर बुधवार को किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने उपद्रवियों का रूप ले लिया और इस सड़क पर चलने वाली लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बसों को आग के हवाले कर दिया। तो मैं उस सड़क पर हूं इस वक्त, आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं एक लाइन से बसें हैं, जो सबसे आगे एक बस खड़ी है वो चार्टर्ड बस है, उसको पूरी तरह से जला दिया गया। उसके ठीक पीछे दूसरी बस जली हुई खड़ी है।
एक टैंकर आपको मैं सबसे पीछे की तरफ दिखाऊंगा, इसे पूरी तरह से जला दिया गया। सवाल उठता है कि बसों को जलाने वाले कौन थे? किन लोगों ने महंगी महंगी बसों को राख किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने महिलाओं बच्चों पर रहम नहीं किया? बसों को जलाकर खाक करने वाले, आंदोलन की आड़ में लूटपाट करने वाले और पुलिस की गाड़ियों को फूंक डालने वाले हमलावर क्या किसान आंदोलनकारी थे? देवास में पत्थरबाजी के चश्मदीद ड्राइवर अगर आंदोलनकारियों के भेष में अराजक तत्वों की बात कर रहा है तो देवास पुलिस भी यही मान रही है। उनके द्वारा जगह जगह मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करके और जहां भी फोर्स कम दिखा है वहां पर जाके आगजनी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया था। नेवरी फाटक पर भी ये वहां पे प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए थे और उसमें से कुछ लोगों के द्वारा पीछे से खेतों के रास्ते से जाकर और वहां जो बसेस थी जिनको कि उस स्थान से दूर रोक दिया गया था, वो उन स्थानों पर वहां पे जाके उनके द्वारा आगजनी की गई थी। बहुत योजना के साथ बसों में आग लगाई गई। पहले पुलिस पर हमला बोलकर उलझाया गया, इसके बाद आंदोलन की वजह से रुकी बसों को टारगेट किया गया। आंदोलनकारियों की भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने ऐसे टारगेट को चुना जहां पुलिस नहीं थी। देवास में धू धू कर चलती ये ऐसी ही बस है। इसे भी टारगेट करके अराजक तत्वों ने आग के हवाले किया। अब सवाल वही है कि मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन के अराजक तत्व कौन है और कौन किसान आंदोलन के बहाने आग सुलगा रहा है। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और आंदोलन भड़काने के पीछे कई चेहरों के नाम लिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालकर लोग पूछ रहे हैं कि नकाब पहनकर सड़क पर उतरने वाले किसान कैसे हैं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें दिग्विजय सिंह के साथ खड़े एक शख्स का नाम फैजान खान बताया जा रहा है। फैजान खान नाम के शख्स को दिग्विजय सिंह का करीबी बताया जाता है। इस तस्वीर को देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बगल में खड़े शख्स को कांग्रेसी नेता डीपी धाकड़ बताकर इसे दंगा संचालित करने वाला बताया जा रहा है। इस तस्वीर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली हैं, लेकिन एक तस्वीर ऐसी है जो चौंकाती है। ये श्याम गुर्जर नाम के एक शख्स के फेसबुक का मैसेज है। इसमें वो लाखों की संख्या में लोगों को मंदसौर का घेराव करने की अपील कर रहा है। इतना ही नहीं, सांझी डेयरी में रखे 40,000 लीटर दूध को बर्बाद करने की बात कर रहा है। श्याम गुर्जर मंदसौर जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। श्याम गुर्जर के सोशल मीडिया अकाउंट पर कई तस्वीरें हैं जिसमें वो लगातार लोगों को भड़काने और धमकी देने वाले मैसेज डाल रहा है। एक मैसेज उसने लिखा कि जो किसान हड़ताल का उल्लंघन करते पकड़ा जाए उसे सड़े आलू प्याज की माला पहनाकर स्वागत किया जाए। एक दूसरे मैसेज में आंदोलन 10 दिन नहीं 1 महीना तक करने की बात कर रहा है। सोशल मीडिया पर जारी ऐसी तस्वीरों की जांच हो रही है। मध्य प्रदेश पुलिस उन चेहरों को बेनकाब करने की पड़ताल कर रही है कि आखिर किसान आंदोलन की आग को सुलगाने वाले गुनहगार कौन है। मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन की मानगी आपने देखी कि कैसे कुछ लोग आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। किसान आंदोलन को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है और इसी कड़ी में आज राहुल गांधी मंदसौर यात्रा के लिए निकले। राहुल मंदसौर तो खैर नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस पूरी यात्रा में ड्रामे की कहीं कोई कमी नहीं रही। पुलिस से भिड़ने से लेकर राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बीच करीब 3 घंटे का पूरा एक्शन था। हालांकि शाम होते होते राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई। आइए देखिए कैसे मंदसौर के बहाने हुआ सियासी स्टंट दिन भर। पूरे 3 घंटे का एक्शन थ्रिलर था राहुल गांधी का मंदसौर चलो प्लान। कांग्रेस उपाध्यक्ष की पूरी कोशिश थी कि पुलिस को चकमा देकर किसी तरह मंदसौर गोलीकांड के मृतक किसान परिवार तक पहुंचा जाए। कार की सवारी के जरिए राहुल गांधी मध्य प्रदेश के नीमच बॉर्डर तक पहुंच गए, लेकिन जब पुलिस ने किसी कीमत पर मंदसौर जाने से रोका तो नारे लगाते समर्थकों के साथ राहुल पैदल लौट गए और इसके बाद विधायक की मोटरसाइकिल पर बैठकर रवाना हो गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सुबह 9:30 बजे के करीब राजस्थान के उदयपुर पहुंचे। वहां से दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सचिन पायलट और जेडीयू नेता शरद यादव के साथ मध्य प्रदेश के नीमच बॉर्डर की तरफ रवाना हुए।
बॉर्डर पर मध्य प्रदेश पुलिस ने तगड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया था। नीमच में धारा 144 लागू थी। राहुल गांधी समेत बाकी नेता नीमच के एमपी बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। राहुल ने सुरक्षा कर्मियों को धक्का देकर आगे बढ़ना चाहा। हाथ झटक कर राहुल आगे बढ़े। इधर कांग्रेस कार्यकर्ता भी पुलिस से भिड़ने को तैयार थे। मध्य प्रदेश पुलिस ने राहुल समेत कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक दिया। पुलिस को चकमा देने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल गए। दरअसल राहुल गांधी दूसरे रास्ते से मंदसौर जाने की ताक में थे, लेकिन नीमच के जीरण में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। राहुल गांधी ने कुछ देर तक पुलिस से जिरह की और 5 किसानों की मौत के बहाने फिर नरेंद्र मोदी और शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते हैं। किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। नरेंद्र मोदी जी और चीफ मिनिस्टर। नीमच के जीरण से राहुल गांधी को पहले हिरासत और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये नीमच नया गांव के पास में एक निजी फैक्ट्री का रेस्ट हाउस है और यहाँ पर राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट और तमाम सारे जो उनके साथी कांग्रेसी नेता हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। दरअसल इस पूरे इलाके में 144 इम्पोज किया गया है और 144 के वायलेशन को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं को यहाँ लाया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया। पहले यहाँ पर जो बॉर्डर है मध्य प्रदेश और राजस्थान की उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया था और आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई थी ताकि राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेता अंदर प्रवेश नहीं कर सके। इधर जालिया चेक पोस्ट पर पुलिस ने राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं को मंदसौर जाने से रोका तो वो पुलिस कर्मियों से उलझ गए। कैमरा वालों की गैदरिंग है, हमारी कौन सी गैदरिंग है इसमें? गैदरिंग पीछे है और गैदरिंग आगे भी है। नहीं हम लोग आगे भी है जो आप लोगों के साथ हो जाएगी सर। नहीं तरीके से आप और आग लगा रहे हो, पुलिस इस तरह से जो काम कर रही है आग लगा रहे हो। आपने आग शुरू करी और अब आप आग बुझाने आए। ये सरकार में तेल डाल रहे हैं आप लोग। ये सरकार जो है आपको गलत काम पे लगाई हुई है। हमारी विनती आपसे कि आप जो है वो हम 3 लोग हैं, बात कराइए, आपके सीएम से बात कराइए, सीएम से बात कराइए, गृह मंत्री से बात कराना कराइए हमारी बात। तुम पकड़ लो इंडिया टीवी। इस तरह से आप आग बुझाओगे, आग लगा रहे हो इस तरह से रोककर हम लोगों को। हम लोग आग लगाने की आपने की और अब आप और आग लगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम आग बुझाने आए, गोली नहीं चलाई। अब कह रहे गोली चलाई, ऐसे गृह मंत्री को इस्तीफा ले लेना चाहिए एक दिन में। क्या तरीका आप लोगों का? हम तो 3 ही लोग हैं। हम लोग तो आग बुझाने आए हैं, आप आग लगाना चाहते हैं, इस तरह से हम लोगों को रोकेंगे। आधे घंटे तक कांग्रेस नेताओं और पुलिस अफसरों के बीच नीमच बॉर्डर पर ड्रामा होता रहा। कांग्रेस नेता किसी कीमत पर मंदसौर जाने पर अड़े थे तो पुलिस किसी भी कीमत पर उन्हें रोकने पर आमादा थी। जब इजाजत नहीं मिली तो कांग्रेस नेता वापस लौट गए। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने पास के खेतों से होकर मध्य प्रदेश की सीमा में घुसना चाहा, लेकिन पुलिस की घेराबंदी की वजह से ये मुमकिन नहीं हुआ। करीब 3 घंटे तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बाकी नेताओं का चलो मंदसौर एपिसोड नाकाम हुआ तो बीजेपी ने इसे फोटो अपॉर्चुनिटी करार दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष जब भी मौका मिलता है फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में और बाद उत्तर प्रदेश में यही भी कोई घटना होता है वहाँ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, बाद में कुछ करते भी नहीं है। वैसे प्रशासन की सख्ती की वजह से मंदसौर जाने में राहुल नाकाम हो गए। 5 घंटे गिरफ्तार रहने के बाद शाम करीब 5 बजे राहुल गांधी समेत बाकी नेताओं को रिहा किया गया। समर्थकों की नारेबाजी के बीच राहुल गांधी रवाना हो गए, लेकिन किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष हमेशा सक्रिय रहे हैं। वो यूपी के भट्टा पारसौल का एपिसोड हो या फिर यूपी चुनाव से पहले घाट सभा, किसानों के मुद्दे को लेकर राहुल के एक्शन का सियासी अंजाम क्या हुआ अब ये इतिहास है। पुष्पेंद्र वैद्य, इंडिया टीवी, नीमच। आइए बढ़ते हैं आज की एक और अहम खबर पर। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अनौपचारिक मुलाकात के कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों नेता इस वक्त अस्ताना में एक ओपेरा हाउस में एक ही छत के नीचे मौजूद हैं।
प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठे हैं, जबकि नवाज शरीफ दूसरी ओर अलग बैठे हुए हैं। अभी तक दोनों नेताओं का आमना सामना नहीं हुआ है। बहरहाल आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज को कल एक बड़ी मजबूती मिलेगी। भारत यूरेशिया के सबसे बड़े संगठन का स्थायी सदस्य बन जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि शंघाई सहयोग संगठन का हिस्सा बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होगी। साथ ही पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ को रोकने में भी मदद मिलेगी। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आपका स्वागत है। अब इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं कि 26 साल पहले सोवियत रूस से अलग होकर जिस धरती ने खुद को एक देश के तौर पर स्थापित किया था, आज वो एक नए इतिहास को लिखने की तैयारी में है। यूरेशिया का सबसे बड़ा संगठन शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शुक्रवार को 2 देशों को अपना स्थायी सदस्य बनाने का ऐलान करेगा। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 से SCO के स्थायी सदस्य हो जाएंगे। SCO में शामिल देशों के नेता दुनिया की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिलिट्री सहयोग, इंटेलिजेंस सूचनाओं का आदान प्रदान और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के सामने सबसे बड़ा चेहरा बनकर आया है और यही वजह है कि भारत इस संगठन में शामिल होने जा रहा है। भारत अब तक पर्यवेक्षक सदस्य के तौर पर SCO समिट का हिस्सा बनता रहा है। जाहिर है इसकी अस्थायी सदस्यता भारत के लिए एक अहम कामयाबी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान को मिल रही सदस्यता से इस संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी। शंघाई सहयोग संगठन का जन्म भी मिलिट्री सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ गुप्त सूचनाओं की साझेदारी के लिए ही हुआ था। 1996 में 5 देशों ने शंघाई में एक बैठक की और आपस में एक दूसरे के नस्ली और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए सहयोग करने के लिए राजी हुए। 2001 में रूस और चीन समेत कुल 6 देशों ने मिलकर शंघाई सहयोग संगठन शुरू किया। नस्ली और धार्मिक चरमपंथी आतंकवाद से निपटने के साथ साथ व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए भी समझौता हुआ। जाहिर है जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहा है, अब वो अपनी हरकतों को कैसे रोक पाएगा। भारत ने जब जब पहल की, पाकिस्तान से विश्वासघात मिला। उफा सम्मेलन में मोदी नवाज की मीटिंग का जवाब पाकिस्तान ने पठानकोट और उरी में आतंकी हमले से दिया। भारत के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट यह है कि SCO का नियम कहता है कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये विडंबना ही है कि 2 देश आपस में बातचीत तक नहीं कर रहे और वो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्थायी सदस्य बनने जा रहे हैं। पठानकोट में आतंकी हमलों के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है। भारत का रुख साफ है, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ मुमकिन नहीं है। हालांकि जानकारों का मानना है कि SCO का स्थायी सदस्य बनकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलने का काम और मजबूती से कर पाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो देश हैं, सेंट्रल एशियन जो देश हैं, उनसे भारतवर्ष के संबंध और मामलों में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब जैसे एनर्जी का है मामला, वहाँ से यूरेनियम जो है, इसके अलावा जो है और मिनरल सोर्सेज वहाँ से हम लोग जो हैं भारतवर्ष जो है उसमें उनका कर सकता है, उसका फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा जो है आप जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हैं, काफ़ी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। भारत ने सितंबर 2014 में शंघाई सहयोग संगठन की स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। अब इस सदस्यता के मिलने के बाद भारत को कई मोर्चों पर फायदा हो सकता है। इस संगठन में रहते हुए हम चीन से साफ साफ बात कर पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि एक संगठन का सदस्य रहते हुए भारत चीन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से सुलझा पाएगा। प्रधानमंत्री की यात्रा मुख्यतः उस उद्देश्य के लिए है, अस्ताना शिखर सम्मेलन में, और जो बायलैटरल्स होंगे, जैसा मैंने कहा, कुछ संभावित बायलैटरल्स हैं जिनमें आपने चाइनीज प्रेसिडेंट का नाम लिया। जाहिर है मध्य एशिया के देशों के साथ मिलिट्री सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ इंटेलिजेंस की साझेदारी और व्यापारिक संबंध बढ़ने से भारत को चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से लड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। मनीष झा, इंडिया टीवी, अस्ताना, कजाकिस्तान। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए स्पेशल रिपोर्ट, हिंदुस्तान का रक्षा कवच।
हिंदुस्तान की सरहद को फुल प्रूफ बनाने के लिए मोदी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। अब देश भर के बड़े हाईवेज पर प्लेन उड़ाने की तैयारी है। आप रोजाना जिन हाईवेज पर सफर करते हैं, आने वाले दिनों में वहां पर फाइटर जेट भी उतरेंगे और ये रनवे ऐसे होंगे जहां सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं उतरेंगे, जरूरत पड़ने पर पैसेंजर प्लेन भी लैंड कर सकेंगे। देखिए कहां कहां बनेंगे हिंदुस्तान के ये 13 रक्षा कवच। हाईवे पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रक्षा कवच। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फुल प्रूफ प्लान। शहर शहर हाईवे पर उतरेंगे फाइटर जेट। एक्सप्रेस वे से उड़ेंगे पैसेंजर प्लेन। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी जब हिंदुस्तान की आन बान शान सुखोई फाइटर जेट ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर टच डाउन लैंडिंग की थी। एक के बाद एक 6 सुखोई और मिराज फाइटर जेट जब इस अंदाज में एक्सप्रेस वे पर उतरे तो पूरी दुनिया को भारत की नई ताकत का एहसास हुआ। लेकिन अब यह ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक बनने जा रहा है हिंदुस्तान का नया रक्षा कवच। भारत की सरहद को फुल प्रूफ करने के लिए मोदी सरकार ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके तहत देश के बड़े बड़े हाईवे को रनवे में तब्दील किया जाएगा। ये वो हाईवे होंगे जहां ट्रक, बस और कारें तो चलेंगी ही, जरूरत पड़ने पर इन हाईवेज को ऐसी हवाई पट्टी में तब्दील कर दिया जाएगा, यानी इन हाईवे पर भारी भरकम फाइटर प्लेन भी आसानी से लैंड करेंगे। मोदी सरकार ने देश के 13 हाईवे पर रनवे बनाने की अपनी ओर से अनुमति दे दी है। इन हाईवे को रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश के हिसाब से रनवे बनाया जाएगा। ये हवाई पट्टियां चीन और पाकिस्तान की सरहद को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। अगले 3 महीने में इन हाईवे पर काम शुरू हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने पहली बार 21 मई 2015 को किसी एक्सप्रेस वे पर फाइटर जेट उतारने की कोशिश की थी। दिल्ली से सटे यमुना एक्सप्रेस वे पर 2 मिराज फाइटर जेट ने कुछ इस तरह से टच लैंडिंग की। एयरफोर्स का यह प्रयोग पहली बार में ही सफल रहा। 21 मई 2015 को पहली बार भारतीय वायुसेना ने अपना फाइटर एयरक्राफ्ट मिराज 2000 इसी नोएडा एक्सप्रेस वे के ऊपर टचडाउन लैंडिंग के साथ उतारा था। उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 3 मिराज 2000 और सू-30 एयरक्राफ्ट की टचडाउन लैंडिंग करवाई गई। इशारा बिल्कुल साफ था कि स्ट्रेटेजिक तौर पर इन हाईवे का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में आपदा के समय भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इस पर लैंड करवाया जाएगा। मथुरा के बाद वायुसेना ने एक्सप्रेस वे पर पहली बार सुखोई फाइटर जेट भी उतारे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कामयाब टच लैंडिंग के बाद से ही एयरफोर्स देश भर में ऐसी हवाई पट्टियों की जरूरत महसूस कर रही थी। अब सरकार ने इस प्लान को अपनी मंजूरी दे दी है। अगले 3 महीने में जम्मू कश्मीर के बिजबेहड़ा से चिनारबाग के बीच, बनिहाल से श्रीनगर के बीच हाईवे पर हवाई पट्टी बनाने का काम शुरू हो जाएगा। सरकार जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब 2 हवाई पट्टियां बनाने जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर हाईवे पर फाइटर जेट उतारे जा सकें। सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं, ये हवाई पट्टियां ऐसी होंगी जहां इमरजेंसी के हालात में कार्गो प्लेन भी लैंड और टेक ऑफ करेंगे। करीब 50 किलोमीटर के दायरे में इन 2 जगहों पर इमरजेंसी लैंडिंग बनाने का असल मकसद ये है कि कश्मीर में पाकिस्तान और चीन से सटी सरहदों पर जारी तनाव और सैनिकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर इस हाईवे का चयन किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर के दौरान भी इस हाईवे पर ट्रांसपोर्ट विमान को भी उतारा जा सकेगा। आपके दुश्मन पाकिस्तान हो या चीन हो,
वो एक परमाणु शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बेसिस को निकाल देंगे। किसी किसी बेसिस के आपको बेस को छोड़ दीजिए, आप जहाँ भी बेस पे टाइम थोड़ा सा फासला मिलेगा, विमानों को टेक ऑफ करा के आप रनवे से, हाईवे से ऑपरेट करते हैं। तो आपकी जो बेसिस हैं वो वल्नरेबल हैं, वो उसके दुश्मन उसका लक्ष्य बना सकता है। तो इसलिए आपके तो बेस हाईवे है। जम्मू कश्मीर के अलावा सरकार की नजर राजस्थान बॉर्डर की ओर भी है। वजह है राजस्थान की बड़ी सरहद पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती है। जंग के हालात में पूरा राजस्थान महफूज रहे, इसके लिए 2 हाईवे की पहचान की गई है। मोदी सरकार फलोदी से जैसलमेर के बीच हाईवे पर रनवे बनाने जा रही है। ये जगह बेहद खास है क्योंकि पास में ही पोखरण परमाणु टेस्ट रेंज है। बाड़मेर से जैसलमेर के बीच भी हाईवे पर रनवे बनाने की योजना है क्योंकि ये दोनों इलाके पाकिस्तान की सरहद से बेहद करीब हैं। बाड़मेर और जैसलमेर भारत पाकिस्तान युद्ध का गवाह भी रहा है। मोदी सरकार की प्लानिंग है कि रनवे बनाकर इस पूरे रेंज को फुल प्रूफ बना दिया जाए ताकि भविष्य में जंग की आहट होते ही फाइटर जेट तुरंत सरहद के करीब उतर जाए। एयरबेस जहां पे बड़े फाइटर प्लेन्स उतर सकते हैं वो जोधपुर है। यानी जोधपुर और सीमावर्ती इलाके के बीच में इन सड़कों पे प्लेन्स का उतरना, फाइटर प्लेन्स का उतरना, कार्गो प्लेन्स का उतरना बेहद महत्वपूर्ण 2 स्थितियों में रहेगा। तब जब अगर बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसी स्थिति हो जहां पे इमरजेंसी के अंदर फोर्सेस को डिप्लॉय करना हो या उस इलाके के अंदर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा हो जहां तुरंत सहायता, मदद और सामान पहुंचाना हो। उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे ऐसे होंगे जहां पहले ही फाइटर जेट उतारे जा चुके हैं। यानी यूपी में हाईवे पर अब 3रा रनवे बनाने की तैयारी चल रही है। लखनऊ बलिया एक्सप्रेसवे पर भी फाइटर जेट उतारने के लिए रनवे बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये रनवे यूपी सरकार अपने बजट से बनाएगी। इससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जो रनवे बना था उसे एयरफोर्स ने अपनी निगरानी में तैयार करवाया था। अब लखनऊ बलिया एक्सप्रेसवे के लिए भी एयरफोर्स से मदद लेगी योगी सरकार। 13 जो हाईवे हैं उसमें लखनऊ बलिया हाईवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को भी शामिल किया गया है। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के इन 2 हाईवे के पास, जहां आप देख सकते हैं कि इन दोनों हाईवे पे न सिर्फ रनवे विकसित किया जाएगा बल्कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में यहां पर लड़ाकू विमानों को उतारा जा सके। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के लिए भी सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कहां-कहां रनवे बनेंगे इसका पूरा खाका तैयार है। वैसे आपको बता दें कि दुनिया के कई बड़े देशों में हाईवे पर जेट्स उतारने की सुविधा है। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी 7 साल पहले अपने हाईवेज को लैंडिंग के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन भारत अब इससे 2 कदम आगे निकलने की तैयारी में है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में हाईवे से छोटे पैसेंजर प्लेन भी उड़ान भर सकते हैं। चंद मिनट पहले तक हाईवे पर ट्रैफिक था। अचानक गाड़ियों की रफ्तार थमी। थोड़ी देर बाद आसमान से कुछ यूं उतरा फाइटर जेट। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में हाईवे पर रनवे की यह सुविधा काफी पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन अब भारत पूरे देश में रनवे वाला हाईवे का रक्षा कवच बिछाकर सबसे आगे निकलने की तैयारी में है। परिवहन मंत्रालय ने डिफेंस मिनिस्ट्री को 29 हाईवे की लिस्ट दी थी। रक्षा मंत्रालय ने सिर्फ 13 हाईवे को रनवे बनाने की अपनी सहमति दी। रनवे के लिए लंबाई, चौड़ाई और मजबूती की डिटेल भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास भेजी गई है। हाईवे के जिस हिस्से में रनवे बनेगा उसका कामकाज एयरफोर्स की देखरेख में होगा, क्योंकि सड़क को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि भारी भरकम प्लेन भी आसानी से उस पर उतर जाए। भारतीय वायुसेना के मुताबिक लोकल क्लासिफिकेशन नंबर इन 13 हाईवे के तय किए जाएंगे। ये वो जगह होगी जहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टचडाउन लैंडिंग या फिर उनकी लैंडिंग करवाई जाएगी। यही 13 के 13 हाईवेज पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये बताना ज़रूरी है कि ये मिराज 2000 यहीं पर उतारा गया था और इसके लिए इस पूरे पैच को देखा गया, समझा गया। आसपास के बड़े जो बैनर्स थे उनको हटाए गए, पोस्टर्स को हटाया गया
मोदी सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की निगरानी खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कर रहे हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में गडकरी ने कहा कि हाईवे पर सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं, छोटे पैसेंजर प्लेन उतारने की भी तैयारी है। हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सीमावर्ती भाग में भी आते हैं, कुछ जंगल से है जहाँ 400-400 किलोमीटर कोई एयर स्ट्रिप नहीं है और वहाँ जाना भी मुश्किल होता है, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। तो हमने ऐसा प्लान किया है कि हमारे कुछ रोड हम ऐसे बनाएंगे कि जहाँ हवाई जहाज भी उतर सकता है, जब हवाई जहाज उतरेगा तब रोड बंद होगा और जब हवाई जहाज उड़ेगा तब रोड बंद होगा, बाकी रोड खुला रहेगा। लगातार हमारे देश के मेन सिटीज़ के डिस्कनेक्ट हो गए, आने के लिए 2-2, 3-3 दिन लगते हैं। अगर कोई इमरजेंसी आई तो हवाई जहाज वहाँ उतर सकता है। और हमारी सरकार ने जो रीजनल एयरलाइंस का कंसेप्ट लाया है, जो 2500 में टिकट मिल सकता है, उसका फ़ायदा ध्यान में लेते हुए कुछ हवाई जहाज वहाँ भी अगर ले जाएंगे तो वहाँ के लोगों को, रिमोट एरिया के लोगों को सुविधा मिल सकती है। देश में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ 400 किलोमीटर की दूरी तक कोई हवाई पट्टी नहीं। हाईवे पर रनवे बनाकर सरकार इस गैप को भरना चाहती है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस सरहद से सटे इलाकों में है। गुजरात में द्वारका नलिया हाईवे पर रनवे बनेगा। इस रनवे से नलिया और भुज की एयरफोर्स स्टेशन को कवर मिलेगा। द्वारका नलिया रनवे के जरिए सरकार गुजरात से सटे पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी तैयारी मजबूत करना चाहती है। दोनों हाईवेज को सिलेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है इनकी लोकेशन, बॉर्डर से इनकी प्रॉक्सिमिटी। द्वारका हाईवे जो है वो जामनगर एयरफील्ड को सब्स्टिट्यूट कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में, और मालिया हाईवे जो है उसका उपयोग किया जा सकता है इमरजेंसी सिचुएशंस में सब्स्टिट्यूट करने के लिए भुज और नलिया के एयरबेस को। दुश्मन को पता है कि एयर स्ट्रिप कौन सा है और एयर स्ट्रिप को अटैक करेगा ही करेगा वो। तो जब ये अटैक करेगा तो वो तो कभी सोच नहीं सकता कि एक्सप्रेसवे को हम इस्तेमाल करेंगे इस पर्पस के लिए। तो हमारी जो उड़ान और जो उसको लैंडिंग करवाना है वो सेफ रहेगा। और दूसरी बात है कि हमारे पास अल्टरनेट सॉल्यूशंस इमर्ज कर रहे हैं। मोदी सरकार पूर्वोत्तर में, खासकर पश्चिम बंगाल में मजबूत रक्षा कवच तैयार करने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल में 2 हाईवे पर रनवे बनाए जाएंगे। खड़गपुर से उड़ीसा के बालासोर जाने वाले हाईवे पर रनवे बनेगा। साथ ही खड़गपुर से उड़ीसा के क्योंझर जाने वाले हाईवे पर रनवे बनाने की प्लानिंग है। फिलहाल मैं खड़गपुर में उसी हाईवे पर हूं जिसे रनवे के तौर पर विकसित किया जाएगा। अगर पीछे मैं आपको दिखाऊं तो ये खड़गपुर सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मैं पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर बाएं तरफ उड़ीसा निकल जा रहा है और सीधे अगर जाएंगे तो झारखंड निकल जा रहा है और ये बंगाल है। तो 3 राज्यों को खड़गपुर जोड़ता है। रक्षा मंत्रालय ने दक्षिण भारत में भी ऐसे हाईवे चुने हैं जहां बीच सड़क पर ही कार्गो और फाइटर जेट उतरेंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुल 4 रनवे बनेंगे। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर से ओंगोल हाईवे के बीच, साथ ही ओलोंग से चिलक्कलू रिपेट के बीच सुपर रनवे बनाए जाएंगे। तमिलनाडु में चेन्नई से पुद्दुचेरी के बीच और कोदियाकराई रामनाथपुरम के बीच रनवे बनाए जाएंगे। दक्षिण भारत में रनवे बनाने के पीछे मकसद है कि अगर भविष्य में कोई भी आपदा आती है तो राहत सामग्री तुरंत मौके पर पहुंचाई जा सके। अगर हम वस्तुस्थिति की बात कर ले तो इन चारों ही हाईवे के हालात फिलहाल बेहतर है। इसीलिए केंद्र सरकार को लगता है कि इन हाईवे को बहुत ही जल्दी विकसित किया जा सकता है, रनवे की तरह इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। और केंद्र सरकार के मुताबिक इन चारों हाईवे पर अगले 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान ने 2010 में ही अपने इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर फाइटर जेट उतार दिया था। जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों में यह सुविधा काफी पहले से है। भारत सरकार की कोशिश है कि 2018 तक रनवे का काम पूरा कर लिया जाए, ताकि देश के हर हिस्से में जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट और कार्गो प्लेन उतारे जा सकें। और आइए आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। 12वीं में पढ़ने वाला हर बच्चा अच्छे नंबरों से पास होकर एक अच्छे से अच्छा करियर बनाने का ख्वाब देखता है, लेकिन सूरत के रहने वाले 17 साल के बोर्ड टॉपर वर्षिल का सपना कुछ और था। 12वीं में 99.9% नंबर हासिल करने वाला वो टॉपर अब सन्यासी बन गया है।
ढोल बज रहे हैं, लोग खुशी में नाच रहे हैं, जश्न का माहौल है। आगे आगे झूमते गाते लोग चल रहे हैं और पीछे चल रही है एक बग्घी जिस पर सवार है एक लड़का। हर किसी की नजर इस लड़के पर है, हर कोई इसके आगे सिर झुकाकर इस्तकबाल कर रहा है। पहली नजर में आपको गलतफहमी हो सकती है कि ये किसी बारात की तस्वीरें हैं, लेकिन इस जश्न की हकीकत बिल्कुल जुदा है, हैरान करने वाली है। महज 17 साल का ये लड़का एक ऐसी दुनिया में दाखिल होने जा रहा है आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि वर्षिल शाह गुजरात के 12वीं का टॉपर है। वर्षिल ने एग्जाम में 99.9% नंबर हासिल किए, लेकिन उसके बाद इसने जो फैसला लिया उसने सबको चौंका दिया। वर्षिल शाह ने सांसारिक बंधनों को तोड़कर जैन मुनि बनने का फैसला किया है और यह जश्न वर्षिल की दीक्षा से पहले मनाया जा रहा है। सूरत के रहने वाले जिस वर्षिल ने 12वीं में रिकॉर्ड तोड़ नंबर हासिल किए, जिसके लिए अच्छे से अच्छे कॉलेज के दरवाजे खुल गए थे, जो पढ़ाई के दम पर अपना एक अलग मुकाम बना सकता था, आखिर उस लड़के ने वैराग्य का रास्ता क्यों अख्तियार किया? इतनी छोटी सी उम्र में वो सन्यासी क्यों बन गया? ये सवाल हर उस इंसान के दिलो दिमाग में आ रहा होगा जिसे वर्षिल के फैसले के बारे में पता चला। आप खुद सुनिए वर्षिल ने ऐसा कठिन रास्ता क्यों चुना। हर व्यक्ति सुखी होना चाहते हैं, मैं भी सुखी होना चाहता था। मैंने दोनों जीवन शैली को देखा, दोनों को कंपेयर किया, तो यहाँ पे देखा दीक्षा जीवन में तो यहाँ पे एक भी सामग्री नहीं है और जीवन ऐसा कि किसी को आप दुखी भी नहीं करो, कोई पाप भी ना लगे, कोई चीज़ भी नहीं है, कोई पदार्थ भी नहीं है और फिर भी खुश रहने का, और वो भी पहले दिन से। ये प्लान अचानक नहीं है। मैं 2 साल से मेरे गुरु महाराज युवा हृदय परिवर्तक कल्याण रत्न विजय जी महासाहेब के पास आया था 2 साल पहले। उनके पास रहता था, स्कूल जाता था, समय मिलता था, फिर वापस आता था। मैं दोनों जीवन को कंपेयर करता था, सोचता था कि ये बराबर है, ये बराबर है। फिर मैंने निर्णय किया कि नहीं, करने जैसा यही है, सुख यही है। जी हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में वर्षिल ने ये जान लिया कि सुख और दुख में क्या फर्क है, और उसी फर्क ने इसे सन्यासी बनने जैसा कड़ा फैसला लेने की हिम्मत दी। सुबह 4 बजे गुजरात के 12वीं के टॉपर वर्षिल ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। ढोल नगाड़ों और जय जयकार के शोर के बीच वर्षिल खामोशी से बग्घी में बैठकर दीक्षा स्थल की तरफ रवाना होने लगा। वर्षिल के साथ उसका परिवार भी था, लोग थे और सामने थी वो जगह जहां दीक्षा लेने के बाद वर्षिल की पूरी पहचान बदल जानी थी। आखिरकार वो समय भी आ गया जब दीक्षा मंच पर तमाम जैन संतों की मौजूदगी में 17 साल के इस लड़के ने दीक्षा ली और इसे नया नाम मिला जैन मुनि सुवीर्य रत्न विजय जी महाराज। हजारों लोगों की मौजूदगी में वर्षिल को जैन मुनि बनने की दीक्षा दी गई। हालांकि कई लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा था कि आखिर वर्षिल ने अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। वर्षिल के माँ बाप ने उसे सन्यासी बनने की इजाजत कैसे दे दी? दरअसल वर्षिल करीब 3 साल पहले जैन मुनि गुरु कल्याण रत्न विजय जी से मिला था। उसके बाद से ही उसका आध्यात्मिक झुकाव बढ़ा और आखिरकार उसने सामाजिक जीवन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वर्षिल के माँ बाप ने भी उसकी खुशी को देखते हुए फैसले पर सवाल नहीं उठाया। अचानक नहीं है। मैं 2 साल से मेरे गुरु महाराज युवा हृदय परिवर्तक कल्याण रत्न विजय जी महासाहेब के पास आया था 2 साल पहले। उनके पास रहता था, स्कूल जाता था, समय मिलता था, फिर वापस आता था। मैं दोनों जीवन को कंपेयर करता था, सोचता था कि ये बराबर है, ये बराबर है। फिर मैंने निर्णय किया कि नहीं, करने जैसा यही है। मेरे माँ बाप को एक ही उम्मीद है कि मैं हमेशा खुश रहूँ। और हमारे लिए वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए आज की बात, लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड में देखते हैं भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब।